बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुमनाम हीरोज़ के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामीन, अस्सलामु अलैकुम। डॉक्टर मोहम्मद उनीब सलीमी के साथ आप सुन रहे हैं देवता। तो आइए बढ़ते हैं कहानी की जानिब। आर्मर की आंखें बंद हो रही थीं। उसने बड़ी मुश्किल से आंखें खोलते हुए कहा, तुम मुझे बेवकूफ़ कह रहे हो? अपने अंकल को बेवकूफ़ कह? वो आगे कुछ ना कह सका। आंखें बंद हो गईं। बड़े आराम से नींद उसे ले डूबी। गैब्रियल ग्रांट बड़ा बेचैन था। कभी कमरे में टहलता था, कभी होटल के बाहर आकर दूर तक देखता था कि सुजैना वापस आ रही है या नहीं। उसे कोई जानी नुकसान पहुंचाएगा यह अंदेशा नहीं था। वो नाराज होकर गई थी और वो बड़ी शिद्दत से उसकी कमी को महसूस कर रहा था। फोन की घंटी बजने लगी। उसने रिसीवर उठाकर हेलो कहा। दूसरी तरफ से आवाज आई, क्या तुम मिस्टर गैब्रियल ग्रांट हो? हाँ, मैं बोल रहा हूँ। मैं तारीखी खंडरात का इंचार्ज अफसर बोल रहा हूँ। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड सुजैना यहाँ अंधे कुएं में गिर पड़ी है, बल्कि चंद बदमाशों ने उसे गिराया है। उस कुएं की गहराई नामालूम है। अंदर जहरीली गैस का इम्कान है। आज तक किसी ने उसके अंदर जाने की जुर्रत नहीं की। वो धाड़ते हुए बोला, मैं अंदर जाऊंगा, मैं अभी आ रहा हूँ। वो रिसीवर को फेंकता हुआ वहां से दौड़ लगाता हुआ रास्ते में आने वालों को गिराता और रोंदता हुआ होटल के बाहर आया। फिर कार की स्टीयरिंग सीट पर बैठकर उसे स्टार्ट करके तेजी से ड्राइव करता हुआ तारीखी खंडरात की तरफ जाने लगा। उसके दिमाग में छुपे हुए मार्टिन रसल ने उसकी सोच में कहा, मुझे कुएं के अंदर नहीं जाना चाहिए। अंदर मौत है, इसलिए वहां कोई नहीं जाता। मेरी मोहब्बत वहां गई है, मैं भी जाऊंगा। वो जिंदा होगी तो उसे वापस लाऊंगा, वरना उसके साथ मर जाऊंगा। जिंदगी को जानबूझकर मौत के हवाले करना दानिशमंदी नहीं है। वो झुंझुलाकर बोला, मैं ऐसा क्यों सोच रहा हूं? क्या मैं अपनी सुजैना के बगैर जिंदा रहने का तसव्वुर भी कर सकता हूं? मार्टिन रसल चंद लम्हों तक खामोश रहा, फिर उसकी सोच में बोला, हाँ, उसके बगैर मुझे जिंदा रहना चाहिए। इंतकाम लेने के लिए जिंदा रहना चाहिए। बदमाशों ने मेरी सुजैना को उस कुएं में गिराया है। मैं एक एक को कुत्ते की मौत मारूंगा। इस बार वो गुस्से को जरा भूलकर गौर करने लगा। वो बदमाश कौन हो सकते हैं? उन्हें मेरी सुजैना से क्या दुश्मनी हो सकती है? दिमाग में छुपा हुआ शातिर जानबूझकर खामोश रहा। वो गैब्रियल को अब अपने तौर पर सोचने का मौका दे रहा था। वो खंडरात के इहाते में पहुंच गया। अंधे कुएं के पास पुलिस अफसरान और सिपाही मौजूद थे। वो कार से उतरकर दौड़ता हुआ उनके पास आया, फिर बोला, मैं गैब्रियल ग्रांट हूँ। क्या सुजैना को इसी कुएं में गिराया गया है? हाँ, इसी कुएं में। वो तेजी से चलते हुए कुएं के करीब जाने लगा। चंद सिपाहियों ने उसे रोकना चाहा, मगर उसके एक हाथ के झटके से वो सब दूर जाकर गिर पड़े। एक अफसर ने रिवॉल्वर निकालकर कहा, रुक जाओ वरना गोली मार दूंगा। एक जूनियर ऑफिसर ने कहा, सर, इस पर गोलियां असर नहीं करती, यह धमकियों से नहीं रुकेगा। वो कुएं की आहनी जालियों पर चढ़ गया था। वहां के इंचार्ज ने कहा, हम तुम्हें अंदर जाने से नहीं रोकेंगे, मगर पूरे इंतजामात के साथ जाओ ताकि सुजैना को संभाल कर ऊपर ला सको। दूसरे अफसर ने कहा, जल्दबाजी से तुम उसे बचा नहीं सकोगे। गैस मास्क पहन लो। एक गैस मास्क और सिलेंडर फाजिल रख लो। टॉर्च वगैरह भी जरूरी है। इसके बाद कमर से रस्सा बांध कर उतर जाओ। गैब्रियल अपने लिए कभी एहतियाती तदाबीर पर अमल ना करता, फौरन कुएं में छलांग लगा देता। लेकिन सुजैना को हिफाजत से लाने के लिए वो जरा रुक गया। करीबी दफ्तर के स्टोर रूम से गैस मास्क, सिलेंडर, टॉर्च और रस्से वगैरह लाए जा रहे थे। एक पुलिस ऑफिसर ने एक पासपोर्ट दिखाते हुए कहा, यह मिस्टर पारस अली तैमूर का पासपोर्ट है, यहाँ कुएं के पास पाया गया है। क्या मिस्टर पारस को तुम लोगों से कोई दुश्मनी है? गैब्रियल ने अफसर से पासपोर्ट झपट लिया। उसे खोल कर देखा। उसमें पारस की तस्वीर थी। वो गरज कर बोला, कुत्ते कमीने, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तेरी बोटी बोटी जानवरों को खिलाऊंगा। मार्टिन रसल ने उसकी सोच में कहा, पहले मुझे पारस को कुत्ते की मौत मारना चाहिए। मैं कुएं में जाऊंगा और जिंदा वापस नहीं आऊंगा तो मेरी सुजैना का कातिल हंसती खेलती जिंदगी गुजारता रहेगा। उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा। मैं भी जान से जाऊंगा। शायद उसका यही मंसूबा है कि मैं सुजैना की लाश कुएं से लाने की हमाकत में खुद मर जाऊं। नहीं, मुझे मरना नहीं चाहिए। कुएं में उतरने का तमाम सामान मुहैया कर दिया गया। उसने इंचार्ज से पूछा, क्या इस कुएं में पहले कभी कोई नहीं गया?
बरसों पहले 2 शख्स पूरी तैयारी के साथ गए थे, फिर लौट कर नहीं आए। जो रस्सा कमर से बांध कर गए थे वो कट गया था। इससे पहले की भी तारीखी रिपोर्ट बताया करती है कि यह मौत का कुआं है। रोमन शहंशाह मुजरिमों को आधा मारते थे और आधा जिंदा छोड़कर इस कुएं के अंदर फिकवा देते थे। दूसरे अफसर ने कहा, अब इस कुएं के अंदर जाना कानूनी तौर पर मना है, लेकिन तुम हमारे काबू में नहीं आओगे। हम तुम्हें जख्मों से चूर करके भी अंदर जाने से रोक नहीं सकेंगे। फिर क्यों ना ये तजर्बा किया जाए कि जिस पर तलवार और बंदूक की गोलियां असर नहीं करती हैं, ऐसा गैर मामूली शख्स गहराई में जाकर वापस आ सकता है या नहीं। गैब्रियल ने पासपोर्ट खोलकर पारस की तस्वीर दिखाते हुए कहा, मुझसे वादा करो, मेरे मरने के बाद इसे सजाए मौत तक पहुंचाओगे। एक अफसर ने कहा, पारस फ्रांस का बाशिंदा है, अगर वो हमारे मुल्क से जा चुका है तो हम उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे। गैब्रियल ने गुस्से से कहा, मैं किसी मुल्क की सरहद को तस्लीम नहीं करता। वो दुनिया के जिस हिस्से में होगा मैं उसे तड़पा तड़पा कर मारूंगा। वो कुएं की आहनी जालियों से अंदर झांक कर पुकारने लगा, सुजैना, सुजैना, क्या तुम अपने गैब्रियल की आवाज़ सुन रही हो? मुझे जवाब दो, मुझे किसी तरह बताओ कि तुम जिंदा हो। ऐसा कहते वक्त वो चौंक गया। उसे याद आया कि सुपर मास्टर का ख्याल ख्वानी करने वाला सुजैना के दिमाग में जाकर उसकी ज़िंदगी और मौत के बारे में मालूम कर सकता है। जहन में इस ख्याल के साथ ही वो आहनी जालियों पर से उछलकर सिपाहियों के पास आया। सब लोग पीछे हट गए। उसने पूछा, क्या यहाँ टेलीफोन है? एक अफसर ने दफ्तर की तरफ इशारा किया। वो दौड़ता हुआ दफ्तर की इमारत में आया। वहाँ पहले कमरे में जो पहला टेलीफोन नजर आया उसे जल्दी से इस्तेमाल करते हुए राबिता कायम करते हुए बोला, मैं गैब्रियल ग्रांट बोल रहा हूँ। यस सर, हुक्म दीजिए। हॉटलाइन पर सुपर मास्टर से कहो, मेरी सुजैना एक अंधे कुएं में गिर पड़ी है, उसकी ज़िंदगी का सुराग नहीं मिल रहा है, लिहाजा अपने टेलीपैथी जानने वाले को फौरन मेरे दिमाग में भेज दे। वो ख्याल ख्वानी के ज़रिए अंधे कुएं में सुजैना तक पहुंच सकेगा। जल्दी करो, मुझे 10 मिनट के अंदर एक टेलीपैथी जानने वाला चाहिए। मार्टिन रसल मौजूद था मगर खामोश था। गैब्रियल ने सुपर मास्टर के जिस एजेंट से फ़ोन पर बात की थी उसके दिमाग में जाकर बोला, सुपर मास्टर को तमाम बातों का इल्म है, मैं गैब्रियल के पास जा रहा हूँ। 2 मिनट के बाद आवाज़ और लहजा बदल कर आया, फिर अनजान बनकर बोला, क्या सुजैना अंधे कुएं में है? हाँ, फौरन उसके दिमाग में जाओ। कैसे जाऊँ? मैंने कभी सुजैना की आवाज़ नहीं सुनी। ओह यू फूल, सुपर मास्टर के पास हम सब की आवाज़ और लहजों के कैसेट्स मौजूद हैं। जाओ, सुजैना की आवाज़ सुनकर आओ। वो दिमाग से निकल गया। फिर थोड़ी देर बाद आकर बोला, मैंने सुजैना की आवाज़ का कैसेट सुना था, फिर उसके दिमाग में पहुंचने की कोशिश की थी, लेकिन अफसोस उसका दिमाग मुर्दा हो चुका है, वो मर गई है। नहीं, वो पूरी कुव्वत से गरजने लगा, वो नहीं मर सकती, मैं सारी दुनिया को मार डालूंगा। उसने बड़ी सी मेज़ को उलट दिया, भारी भरकम अलमारी को उठाकर फेंक दिया। मैं किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, पारस के एक एक रिश्तेदार को मौत के घाट उतारूंगा। वो गरजता हुआ पुलिस अफसरान की तरफ आया। वो लोग दूर भागने लगे। एक ने कहा, मिस्टर गैब्रियल रुक जाओ, हमें नुकसान पहुंचाने से तुम्हें कुछ हासिल ना होगा। तुम्हारी दुश्मनी पारस से है, हमसे नहीं है। उसने इमारत के बाहर खड़ी हुई कार को एक तरफ से उठाया, फिर उसे दूसरी तरफ उलट कर कहा, तुम पुलिस वाले यहाँ क्या कर रहे हो? जाओ उसे तलाश करो, मुझे मालूम होना चाहिए कि वो इस शहर में है या नहीं। अगर नहीं है तो मुझे बताओ वो कहाँ गया है। जो पुलिसमैन उसका सुराग लगाने में नाकाम रहेगा मैं उसे जान से मार डालूंगा। एक अफसर दफ्तर में जाकर अमरीकी सफ़ीर से फ़ोन पर कह रहा था, अगर आपने जल्द से जल्द गैब्रियल ग्रांट को हमारे मुल्क छोड़ने पर मजबूर ना किया तो हम उसे बम के धमाकों से उड़ाकर उस पर तेज़ाब फेंकेंगे। हमें मालूम हो चुका है कि सुजैना तेज़ाब के डर ही से अंधे कुएं में गई थी। दूसरी तरफ से यकीन दिलाया गया कि वो घंटे भर के अंदर मुल्क छोड़ देगा। उसे कहो एयरपोर्ट से खबर मिली है, पारस फलां फ्लाइट से पेरिस चला गया है। उस अफसर ने पुलिस स्टेशन में अपने एक मातहत अफसर को फ़ोन करके यही बात समझाई। फिर हिदायत की कि वो 5 मिनट के बाद यहाँ फ़ोन करे। उसके बाद उसने गैब्रियल को बुलाकर कहा, मिस्टर, हमने सारे शहर की नाकाबंदी कर दी है, वो जिस रास्ते से भी भागना चाहेगा हमें खबर हो जाएगी। कब खबर होगी? उसने मेज़ पर घूंसा मारा। मेज़ का वो हिस्सा टूट गया। टेलीफोन उछलकर इधर से उधर हो गया। अफसर अपनी जान बचाने के लिए कुर्सी समेत पीछे की तरफ उलट गया। मार्टिन रसल ने उसकी सोच में समझाया, ये मैं क्या कर रहा हूँ? क्या गुस्सा करने से दुश्मन की गर्दन हाथ में आ जाएगी? हरगिज़ नहीं।
قانون کے محافظوں کو نقصان پہنچاؤں گا تو یہ بیچارے سہم جائیں گے، جیسے میری مدد کرنی چاہیے ویسے نہیں کر سکیں گے۔ فون کی گھنٹی بجنے لگی۔ افسر نے ریسیور اٹھا کر دوسری طرف کی بات سنی، پھر کہا، پلیز یہی بات مسٹر گیبریل گرانٹ کو بتاؤ۔ گیبریل نے اسے ریسیور لے کر کان سے لگایا، پھر غرا کر پوچھا، کون ہے؟ کیا بات ہے؟ دوسری طرف سے آواز آئی، میں ایک پولیس آفیسر ہوں، ایئرپورٹ سے بول رہا ہوں۔ پارس علی تیمور آدھا گھنٹہ پہلے جا چکا ہے۔ کہاں گیا ہے؟ پیرس، وہ اپنے چارٹرڈ طیارے میں گیا ہے۔ اس نے ریسیور کو ٹیلی فون پر پٹخ دیا، پھر اسے اٹھا کر سپر ماسٹر کے ایجنٹ سے بات کرنا چاہتا تھا، لیکن وہ فون اس کے پٹخنے کے باعث ٹوٹ گیا تھا۔ تار بھی الگ ہو گیا تھا۔ وہ اسے اٹھا کر پھینکنا چاہتا تھا۔ مارٹن رسل نے کہا، میں تمہارے دماغ میں بڑی دیر سے ہوں اور تم غصے میں میری موجودگی کو محسوس نہیں کر رہے ہو۔ بائی دا وے، میں نے تمہارے خیالات پڑھ لیے ہیں۔ تم بھی ایک طیارہ چارٹرڈ کر کے پیرس جانا چاہتے ہو۔ میں ایئرپورٹ جا رہا ہوں، ابھی طیارہ چارٹرڈ کرواؤ۔ میں یہاں ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کروں گا۔ جب تک پارس کو قتل نہیں کروں گا ایک دانہ منہ میں نہیں ڈالوں گا، ایک گھونٹ پانی بھی نہیں پیوں گا۔ مسٹر گیبریل، تمہارے روبرو آنے والے تم سے خوف زدہ رہتے ہیں۔ مجھے تم سے کوئی خطرہ نہیں ہے، اسی لیے سمجھاتا ہوں غصہ تھوک دو۔ پارس بہت چالاک ہے، وہ تمہارے غصے کو ہتھیار بنا کر تمہیں شکست دے گا۔ بکواس مت کرو، میری روانگی کا انتظام کرو۔ جب تک غصہ کرو گے میں تمہارے لیے کچھ نہیں کروں گا۔ تم مجھے اور غصہ دلا رہے ہو۔ میں تمہاری بھلائی کے لیے سمجھا رہا ہوں۔ دنیا کا کوئی بھی شاذور غصے کی حالت میں کبھی کامیاب نہیں ہوتا۔ وہ غصے سے چلتا ہوا اپنی گاڑی میں آ کر بیٹھتے ہوئے بولا، اب میں سپر ماسٹر کے ایجنٹ کے ذریعے طیارہ چارٹرڈ کرواؤں گا۔ اگر تم پرسکون نہیں رہو گے اور جوش و جنون میں جاؤ گے تو میں پارس کو تمہاری آمد کی اطلاع دوں گا۔ وہ پیرس چھوڑ کر کسی دوسری جگہ چلا جائے گا۔ تم اسے کبھی تلاش نہیں کر سکو گے۔ میں تمہاری گردن توڑ دوں گا۔ میرے سامنے تو آؤ، بچگانہ باتیں نہ کرو، غصہ تھوک دو۔ وہ تیزی سے کار ڈرائیو کر رہا تھا، سر چکرا رہا تھا۔ مارٹن رسل نے اس کے دماغ کو ذرا بہکا دیا۔ گاڑی کا سٹیئرنگ بہک گیا۔ وہ ایک دکان کے شیشوں کو توڑتی ہوئی اندر گھس گئی۔ ایسے حادثے اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے، لیکن دکان کو لاکھوں کا نقصان پہنچا۔ سیلز گرل اور دکاندار زخمی ہوئے۔ مارٹن نے کہا، اب تم پر کیس ہوگا، مقدمہ چلے گا۔ یہاں سے فرار ہونا چاہو گے تو اپنی طاقت سے چند لوگوں کو نقصان پہنچاؤ گے، لیکن اس ملک کی سرحد کو پار نہیں کر سکو گے۔ مجھے سپر ماسٹر یہاں سے نکالے گا۔ سپر ماسٹر نے تمہاری مدد کے لیے مجھے بھیجا ہے اور تاکید کی ہے کہ جب تک تم غصہ کم نہیں کرو گے، خود کو نارمل نہیں رکھو گے، میں تمہیں پارس سے مقابلے کی اجازت نہیں دوں گا۔ تمہارے راستے میں ایسی رکاوٹیں پیدا کرتا رہوں گا۔ کتنے ہی سپاہی رائفلیں تان کر اسے چاروں طرف سے گھیر رہے تھے۔ گیبریل ٹھنڈا پڑ گیا۔ اب عقل آئی کہ کتنے سپاہیوں کو مارے گا۔ اگرچہ گولیوں سے نہیں مرے گا لیکن زخمی ہوتا رہے گا۔ پیرس پہنچنے میں دیر ہوتی رہے گی۔ مارٹن نے کہا، اب تم نارمل ہو کر درست بات سوچ رہے ہو۔ میں نے کار کے حادثے کا ایک نمونہ پیش کیا ہے۔ جس طیارے میں تم جاؤ گے اس کے پائلٹ کو اپنے قابو میں رکھوں گا اور جب چاہوں گا تمہیں آسمان کی بلندی سے نیچے گرا دوں گا۔ میں تمہارے راستے کا پتھر بھی ہوں اور پھول بھی۔ نارمل رہ کر مجھے پھول بنائے رکھو۔ میں وعدہ کرتا ہوں غصہ نہیں کروں گا۔ اس مصیبت سے نجات دلاؤ۔ مارٹن نے ایجنٹ کو بلا کر دکاندار اور پولیس والوں کو یقین دلایا کہ تمام نقصانات کا بھرپور معاوضہ ادا کیا جائے گا۔ مسٹر گیبریل کو حراست میں نہ لیا جائے۔ بہرحال اسے قانون کی گرفت سے بچا کر روم سے پیرس کی طرف روانہ کر دیا۔ اسے سوزانا سے الگ کرنے کے لیے سپر ماسٹر کے آدمیوں کو بڑی دشواریوں سے گزرنا پڑا تھا، اور اتنی دشواریاں اور قاتلانہ منصوبوں کے باوجود وہ زندہ تھی۔ جب اس پر تیزابی سرنج کے ذریعے حملے کیے جا رہے تھے تب سپر ماسٹر کا ٹیلیپیتھی جاننے والا کینی پال ان حملہ آوروں میں سے ایک کے دماغ میں تھا اور اس موقع کے انتظار میں تھا کہ سوزانا بری طرح زخمی ہو، پھر اس کے دماغ میں جگہ ملے۔ تیزاب کا ایک چھینٹا کبھی اس کے بدن پر پڑتا تو وہ اذیت میں مبتلا ہو جاتی، لیکن ایسا نہ ہو سکا۔ وہ آخر وقت تک تیزاب سے بچتی رہی اور یوں بچنے کے لیے ہی اس نے موت کے کنویں میں چھلانگ لگا دی تھی۔ کینی پال نے اس کی چیخیں سنتے ہی خیال خوانی کی چھلانگ لگائی، اس کے دماغ میں پہنچ گیا۔ اس کے آس پاس گہری تاریکی تھی اور پتہ نہیں کتنی گہری پستی تھی کہ وہ چیخیں مارتی ہوئی نیچے چلی جا رہی تھی، اور پستی کی طرف موت کا بلاوا ختم نہیں ہو رہا تھا۔ آخر وہ ایک دلدل میں جا گری۔ کینی پال یقین سے نہیں کہہ سکتا تھا کہ وہ دلدل ہے، کیونکہ دلدل میں دھسنے والے اپنے زور پر اٹھ نہیں سکتے، بلکہ جتنا زور لگاتے ہیں دھستے چلے جاتے ہیں۔
हैरानी की बात थी कि वो उठकर बैठ गई थी, फिर गर्दन तक धंसने लगी तो उठकर खड़ी हो गई। उसके बाद उसने केनी पॉल को महसूस किया तो सांस रोक ली। वो दिमाग से बाहर निकल आया। उसने दूसरी बार ख्याल ख्वानी की परवाज़ की, लेकिन वो परवाज़ ना कर सका। उसे ये मालूम करने की बेचैनी थी कि सुज़ैना इतनी बुलंदी से नामालूम पस्ती में गिरकर कैसे बच गई और अब वहाँ क्या कर रही है। उसने फिर एक बार ख्याल ख्वानी की परवाज़ की। परवाज़ करते ही झाग की तरह बैठ गया। तब मैंने कहा, केनी पॉल, आराम से बैठे रहो। सुज़ैना के पास जाना चाहोगे तो खोपड़ी के अंदर जलजले पैदा कर दूंगा। वो सहम कर खला में तकने लगा। उसे तनवीमी अमल याद आ गया था और वो अपने आमिल को दिमाग से निकाल देने की जुर्रत नहीं कर सकता था। उसने आजिज़ी से कहा, मुझे सुज़ैना के पास जाने दो। अगर मैं उसके मुतालिक सुपर मास्टर को सही रिपोर्ट नहीं दूंगा तो उसे शुबा होगा कि मैं किसी के ज़ेरे असर आ गया हूँ और अपने सुपर मास्टर के मंसूबों को अपने आमिल पर जाहिर कर रहा हूँ। मैंने कहा, तुम अपने सुपर मास्टर को रिपोर्ट दे सकते हो कि सुज़ैना का दिमाग तारीकियों में डूब गया है। इसके बावजूद दिमाग में जगह मिल रही है। वो ज़िंदगी और मौत के दरमियान है। मैं अभी आकर तुमसे बाकी बातें करूँगा। जब सुज़ैना ने फ्रांसीसी सफ़ीर के पास पहुंचकर पारस से फ़ोन पर गुफ्तगू की थी, तब पारस मेरे ही पास कॉटेज में था। उसने मुझे सुज़ैना के हालात बताए। मैंने कहा, फ़िक्र ना करो, मैं उसके दिमाग में रहूँगा, लेकिन उससे पहले तुम्हें भी एहतियातन रूपोश रहना चाहिए। पारस ने कहा, मैं समझ रहा हूँ। सुपर मास्टर को यकीन हो गया है कि मैं सुज़ैना की तरह गैब्रियल को भी दोस्त बना लूँगा, लिहाजा वो मुझ पर कातिलाना हमले करा सकता है। तुम हुलिया बदल कर रोम जा सकते हो। सुज़ैना को तुम्हारी ज़रूरत है। मैं रवानगी की तैयारी करता हूँ। आप मुझे उसके हालात बताते रहें। मैंने उस वक्त सुज़ैना के पास आकर देखा तो कितने ही दुश्मन हाथों में सिरिंज लिए उसे घेरने के लिए मुख्तलिफ गलियों से आ रहे थे। वो उनसे बचती हुई खंडरात में पहुंच गई थी। अंधे कुएं के पास लड़ाई के दौरान मैंने कितने ही सिरिंज वालों से उसे बचाया, लेकिन उस वक्त मजबूर हो गया जब वो आहनी जाली को पकड़कर कुएं के अंदर लटक गई थी। दुश्मन तेज़ाब की पिचकारी छोड़ रहे थे। वो तेज़ाब लगने से जलने और मरने लगी थी। उसी वक्त मेरे दिमाग में एक बात आई जो टाइम बम के धमाके से नहीं मरी, टुकड़े होकर फिर जुड़ गई। हो सकता है अंधे कुएं में जाकर अपनी जान बचा ले। इस ख्याल के साथ ही मैंने आहनी जाली से उसकी गिरफ्त ढीली कर दी, उसे कुएं की गहरी पस्ती में पहुंचा दिया। मुझे यकीन था कि केनी पॉल ऐसे वक्त फिर उसके दिमाग में जगह बनाएगा। जब मुझे इत्मीनान हो गया कि सुज़ैना गहराई में पहुंचकर भी सलामत है तो मैं केनी पॉल को वार्निंग देने लगा। मेरा तनवीमी अमल उसके गले में हड्डी की तरह अटक गया था। ना मुझे उगल सकता था, ना निगल सकता था, और ना ही सुपर मास्टर को बता सकता था कि वो मेरा गुलाम बन चुका है। मैं केनी पॉल का रास्ता रोककर फिर सुज़ैना के पास आया। वो दलदल में चल रही थी और कुएं की दीवारों को टटोल रही थी। गहरी तारीकी में कुछ नज़र नहीं आ रहा था। दलदल में चलना मुमकिन नहीं होता, चूंकि कदमों तले ज़मीन सख्त थी, इसीलिए वो गैर मामूली कुव्वत के बल पर दलदल को चीरती हुई घूम घूम कर दीवारों को टटोलती जा रही थी। एक जगह दीवार की एक ईंट ढीली थी। वो उस पर से हाथ फेरती हुई आगे बढ़ना चाहती थी। मैंने उसे रोक दिया। उसकी सोच में कहा, ये एक ईंट ढीली क्यों है? इसे बाहर निकालकर आजमाना चाहिए, कोई खातिर ख्वाह नतीजा हासिल हो सकता है। इस ख्याल के तहत उसने ईंट को ज़रा हिलाया, फिर जोर लगाकर अपनी तरफ खींच लिया। ईंट दीवार से निकलकर हाथ में आ गई। मैंने उसकी सोच में कहा, इस ईंट की जगह हाथ डालकर देखना चाहिए। उसने खला में हाथ डाला। एक आहनी कल पर हाथ पड़ा। वो उसे दाएं बाएं घुमाने लगी। कोई नतीजा ना निकला, लेकिन उस आहनी कल का कोई मकसद तो होगा। उस तारीखी अंधे कुएं की गहराई में कौन वहां पहुंचा था? किसने वो आहनी कल वहां लगाई थी? आज की तरक्की याफ्ता साइंसी दौर में तारीखी इमारत, उन इमारतों के तय खाने और अंधे कुएं पुरअसरार नहीं रहे। आसार कदीमा के माहिरीन को हुकूमत के वसी ज़राए वहाँ तक पहुँचा देते हैं। जिन ममालिक में ज़राए महदूद होते हैं, वहाँ के स्मगलर और दूसरे जुराइम पेशा अफराद उन ज़ेर ज़मी हिस्सों में पहुँच जाते हैं। सुज़ैना ने उस आहनी कल को पूरी कुव्वत से अपनी तरफ खींचा तो हल्की सी सरसराहट की आवाज़ आई। कोई चीज़ एक जगह से दूसरी जगह सिरक रही थी। वो दोनों हाथ फैलाकर दीवार को टटोलने लगी। एक जगह खला महसूस हुआ। गहरी तारीकी में आंखें काम नहीं कर रही थीं, हाथ रहनुमाई कर रहे थे। वो खला इतना बड़ा था जिसमें से वो गुजर सकती थी। उसने संभल कर वहाँ कदम रखा। एक अंधी की तरह दोनों हाथ बढ़ाकर आगे जाने लगी।
आगे कोई रुकावट नहीं थी, मगर कोई मुसीबत पेश आ सकती थी। वो चलते चलते रुक गई। फिर वही सरसराहट की आवाज़ सुनाई दी। उसने पीछे घूमकर अंदाज़ा लगाया कि अंधे कुएं की जो दीवार सिरक गई थी वो फिर सरसराहट की आवाज़ के साथ बराबर हो गई है। वो कुएं के दायरे से निकलकर किसी ज़ेरे ज़मीन हिस्से में आ गई थी। उसका अंदाज़ा गलत नहीं था। आंखों को अंधा कर देने वाले अंधेरे में किसी ने गहरी सरगोशी में पूछा, कौन हो तुम? वो खामोश रही, आवाज़ की समत का अंदाज़ा करने लगी। चूंकि सरगोशी दूर तक गूंजती गई थी, इसलिए अंदाज़ा ना हो सका कि बोलने वाला कहाँ है। फिर वही धीमी सी आवाज़ आई, जवाब दो, कौन हो? सुज़ैना ने पूछा, तुम कौन हो? मैं कहाँ पहुँच गई हूँ? जहाँ भी हो तुम्हें बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं मिलेगा। जब मैं आने का रास्ता बना लेती हूँ तो जाने का रास्ता भी निकाल लेती हूँ। हम हैरान हैं कि तुम कुएं की बुलंदी से गिरकर भी सलामत हो और बड़ी दलेरी से चहक रही हो। मेरा ख्याल है तुम लोग मुझे देखना पसंद करोगे। बेशक तुम्हें देखेंगे। आज तक हमने यहाँ आने वालों की लाशें देखी हैं, तुम्हारी भी लाश देखेंगे, क्योंकि हम किसी को अपनी सूरत नहीं दिखाते हैं। मेरी लाश देखने के लिए मुझे पहले मारना होगा। मारने के लिए रोशनी की ज़रूरत होगी। क्या मेरी आवाज़ की समत गोली चलाओगे? उसी लम्हे खटाक की आवाज़ के साथ एक गोली आकर उसके जिस्म में पैवस्त हो गई। साइलेंसर लगा हुआ रिवॉल्वर इस्तेमाल किया गया था। किसी ने हंसते हुए कहा, मैं अंधेरे में आवाज़ की समत सही निशाना लगाता हूँ। आज तक मेरा निशाना ख़ता नहीं हुआ। अफसोस तुम अंधे कुएं से तो बच गईं, अंधी मौत से ना बच सकीं। थोड़ी देर तक खामोशी रही। फिर उसी आवाज़ ने किसी को हुक्म दिया, लाइट ऑन करो। वो अचानक रोशनी में नहा गई। तेज़ रोशनी के बायस उसकी आंखें खुल गईं, लेकिन रोशनी हद से ज़्यादा हो तो कुछ दिखाई नहीं देता। उजाला भी आंखों में चुभने लगता है। उसने अपनी आंखों पर एक हाथ का साया करते हुए देखा। वो एक बंद कमरे में था। दरवाज़ा बंद नज़र आ रहा था। यकीनन वो मुकफ्फल होगा। उसने रोशनी की तरफ से मुंह फेर कर देखा। उधर एक दीवार पर एयर कंडीशनर लगा हुआ था। कमरे में ज़रूरियात ज़िंदगी का हर सामान था। वो बिस्तर से उठकर स्विच बोर्ड के पास आया। फिर उसने तेज़ रोशनी को बुझा दिया। अब वहाँ जो रोशनी थी वो काबिल बर्दाश्त थी। उसने बिस्तर के सरहाने रखे हुए एक रिकॉर्डर को देखा। उसे वहाँ रखने का कोई मकसद होगा। उसने करीब आकर उसके बटन को दबाया। टेप चल पड़ा। पहले चंद लम्हों तक खामोशी रही। फिर एक आवाज़ उभरी, मिस्टर आर्मर, शुक्रिया, तुम मेरी आवाज़ सुन रहे हो। मैं दूसरी बार उस वक्त शुक्रिया अदा करूँगा जब तुम मेरे दिमाग में आने की हमाकत करोगे। हाँ, तो फिर आ रहे हो? आने से पहले इस रिकॉर्डर को बंद कर दो। आर्मर ने उसे बंद किया। ख्याल ख्वानी की परवाज़ की, फिर उसके दिमाग में पहुँचते ही वापस हो गया। रिकॉर्डर के ज़रिए बोलने वाले ने सांस रोक ली थी। आर्मर ने फिर एक बार कोशिश की, फिर नाकाम हुआ। सरहाने रखे हुए रिकॉर्डर को सोचती हुई नज़रों से देखा। फिर उसके बटन को दबाया। उसमें से आवाज़ आई, तुमने मेरे दिमाग में आने और नाकाम वापस जाने की हमाकत की है। मैं अपने वादे के मुताबिक तुम्हारा शुक्रिया अदा करता हूँ। प्लीज़ आइंदा ऐसी हरकत ना करना, तुम्हें कुछ हासिल ना होगा। रिकॉर्डर चंद साथ के लिए खामोश हुआ, फिर बोलने लगा, जिस तरह तुम लोगों ने मेडोना और पास्कल बूबा को ज़ेरे ज़मीन कोठड़ी में कैद किया था, उसी तरह तुम्हें भी इस ज़ेरे ज़मीन मेहमान खाने में रखा गया है। लेकिन हमारी आला ज़रफ़ी को देखो। हमने तनवीमी अमल या किसी दवा के ज़रिए तुम्हारे दिमाग को कमज़ोर नहीं किया है। तुम जिस्मानी तौर पर कैद हो, मगर दिमागी तौर पर आज़ाद हो। सोनिया, पारस, अली तैमूर और दुनिया जहान के लोगों से राबिता कायम कर सकते हो। हाँ, ये तुम्हारी आला ज़रफ़ी है। मुझे कमज़ोर बनाकर अपने टेलीपैथी जानने वाले को मेरे दिमाग में भेज सकते हो, लेकिन तुम मेरे दिमाग से दूर कैसेट रिकॉर्डर के ज़रिए बातें कर रहे हो। मैं भी शुक्रिया अदा करता हूँ। तुम किस टेलीपैथी जानने वाले का ताल्लुक़ मुझसे जोड़ रहे हो? मुझे सुपर मास्टर, मास्क मैन या यहूदी तंजीम का कोई सरबराह समझ रहे हो? तुम कौन हो? ये बताना होता तो सामने आकर गुफ्तगू करता। मुझसे क्या दुश्मनी है? ये दुश्मनी नहीं, एक नई दोस्ती की इब्तदा है। मैं एक ऐसी तंजीम का बानी हूँ जिसका मकसद सिर्फ मोहब्बत और इंसान दोस्ती है। मैं सुपर मास्टर और मास्क मैन के दरमियान ताकत का तवाज़ुन कायम करके उनके सुपर पावर होने के दावों को ख़त्म करना चाहता हूँ। ये ताकत की बर्तरी ख़त्म होगी तो दुनिया में अमन व आमान कायम होगा। फिर ये ताकतें फरहाद की फैमिली से भी दुश्मनी नहीं करेंगी। तुम अपनी बातों से और ख्यालों से बहुत अजीम लगते हो,
مگر تمہارا عمل انسانیت کی توہین کرتا ہے، جیسے تم نے مجھے اغوا کر کے میری توہین کی ہے۔ اس کے لیے میں ایک نہیں 1000 بار معافی مانگتا رہوں گا اور تمہیں سمجھانے کی کوشش کرتا رہوں گا کہ اس کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ بعض حالات میں بہت زیادہ نیکی کرنے کے لیے تھوڑی سی برائی کرنی پڑتی ہے، اور تمہارے جیسے نیک آدمی کو تھوڑی سی تکلیف برداشت کر لینا چاہیے۔ اگر میں کہتا آرمر تم بابا صاحب کے ادارے میں رہ کر کسی کا بھلا نہیں کر سکو گے، میرے پاس آ جاؤ، تو تم کبھی نہ آتے۔ تم تو بہت سچے ہو، سچ بتاؤ کیا تم چلے آتے؟ میں بابا صاحب کے ادارے میں رہ کر اس انسان دوستی کے فرائض ادا کر رہا ہوں جو تم چاہتے ہو۔ غلط، تم نے اس ادارے میں رہ کر فرحاد کی فیملی کے لیے کام کیے ہیں، اور وہ بھی اس لیے کہ تمہاری بہن پارس سے بیاہی گئی ہے۔ تم سچے اور ایماندار کہلاتے ہو۔ ذرا اپنے ضمیر کی زبان سے بولو۔ تم نے ٹیلی پیتھی جیسے مضبوط ہتھیار سے کبھی دنیا میں امن و امان قائم کرنے کی کوشش کی؟ کبھی مظلوم عوام کی بھلائی کے لیے سپر طاقتوں کی قوتوں کو اعتدال پر لانے کی کوشش کی؟ نہیں آرمر، تم کبھی جوجو کے لیے فکر مند رہے، اس کی شادی ہوئی تو اسے بالغ بیوی کے روپ میں دیکھنے کے لیے بے قرار رہے، کبھی بہن کو، کبھی رسونتی کو اغوا ہونے سے بچاتے رہے، کبھی پارس اور علی تیمور کے کام آتے رہے، کبھی سونیا کے ماتحت بن کر رہے۔ وہ ایک ذرا توقف سے بولا، ذرا غور کرو آرمر، فرحاد کی فیملی کے لیے تم سپر ماسٹر اور ماسک مین سے ٹکراتے رہے، یعنی سپر ماسٹر، ماسک مین، یہودی تنظیم اور فرحاد کی فیملی کے درمیان جاری رہنے والی جنگ کو اور شدید کرتے رہے ہو۔ میں بابا صاحب کے ادارے کی جانب سے کئی بار امن کا پیامبر بن کر سپر طاقتوں کے دربار میں گیا، لیکن کسی نے میری محبت اور دوستی کے پیغام کو نہیں سمجھا۔ اس لیے نہیں سمجھا کہ تم ایک ادارے کی جانب سے گئے تھے۔ اسی طرح سپر ماسٹر، ماسک مین اور یہودیوں کی طرف سے پیغامبر آئے تو فرحاد کی فیملی نے انہیں قبول نہیں کیا۔ تم یہ کہو گے کہ دشمن ناقابل اعتبار ہوتے ہیں، میں بھی یہی کہتا ہوں کہ تم سب ایک دوسرے کے لیے ناقابل اعتبار ہو، صرف میں بھروسے کے قابل ہوں، کیونکہ میں نے آج تک کسی سے جنگ نہیں کی، کسی کی ذات کو مجھ سے نقصان نہیں پہنچا۔ اگر تم آج سے گمنام رہ کر میرے ساتھ تعاون کرو گے تو کسی سپر طاقت کو یہ معلوم نہیں ہوگا کہ تم میرے ساتھ مل کر امن و امان کے راستے ہموار کر رہے ہو۔ میں تنہا تمہارے ساتھ کیا کر سکتا ہوں؟ میں اپنے تمام منصوبے تمہیں سمجھاؤں گا، لیکن پہلے رازداری شرط ہے۔ جب تم یقین دلاؤ گے کہ تم نے اپنے اور پرانے تمام لوگوں سے ایک نامعلوم مدت کے لیے رابطہ ختم کر دیا ہے اور خود کو گمنام بنا لیا ہے تو آرمر نے بات کاٹ کر کہا، جب تک سانس باقی ہے اپنی جوجو سے رابطہ ختم نہیں کروں گا۔ اگر تم رابطہ ختم کر کے بہن کی بھلائی کر سکو، اسے ماسک مین کی قید سے رہائی دلوا سکو، اسے اپنے داماد پارس تک پہنچا سکو، تو کیا تمہاری یہ گمنامی بہتر نہ ہوگی؟ وہ سوچ میں پڑ گیا، پھر اس نے چونک کر کیسٹ ریکارڈر کو دیکھا۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ جو بات کہہ رہا تھا اس کا جواب اسے کیسٹ ریکارڈر سے مل رہا تھا؟ اس نے غور سے دیکھا تو کیسٹ رک گیا تھا، ریکارڈر آف ہو چکا تھا، لیکن آواز آ رہی تھی۔ وہ گمنام اجنبی ہنستے ہوئے کہہ رہا تھا، میں تمہارے قریب ہوں، تم میری آواز سن رہے ہو مگر مجھ تک پہنچ نہیں سکو گے، سامنے نہیں آؤ گے تو دوستی اور اعتماد قائم نہیں ہوگا۔ اعتماد قائم کرنے کے لیے ہی مشورہ دے رہا ہوں کہ گمنام ہو جاؤ، دنیا والوں کے لیے مر جاؤ، بہن کی بھلائی کے لیے اور عالمی سطح پر امن و امان قائم کرنے کے لیے زندہ رہو۔ میں تمہیں سوچنے کی مہلت دے رہا ہوں، رات کے کھانے پر ملاقات ہوگی، تم چاہو گے تو سامنے بھی آ جاؤں گا۔ بولنے والا خاموش ہو گیا۔ آرمر نے چند سیکنڈ تک اس کے دوبارہ بولنے کا انتظار کیا، پھر پوچھا، رات کے کھانے کا وقت کب ہوگا؟ مجھے اس قید خانے میں دن رات کا پتہ نہیں چل رہا ہے، میرے پاس گھڑی بھی نہیں ہے۔ اسے جواب نہیں ملا۔ وہ ایک ایزی چیئر پر آ کر بیٹھ گیا۔ وقت معلوم کرنا نہایت آسان تھا، کسی بھی شناسا کا دماغ اسے وقت اور دن رات کا حساب بتا دیتا، لیکن وہ سوچ میں پڑ گیا، اسے خیال خوانی کرنی چاہیے یا نہیں۔ اگر وہ فرحاد کی فیملی کے کسی ممبر سے رابطہ قائم کرے گا تو پھر گمنام یا گمشدہ نہیں رہے گا، اور اس اجنبی کا مشورہ سنجیدگی سے سوچنے پر مجبور کر رہا تھا کہ اسے اپنوں کے لیے مر جانا چاہیے، اپنی بہن اور عالمی امن کے لیے زندہ رہنا چاہیے۔ اجنبی کی اس بات میں وزن تھا کہ اس نے بابا صاحب کے ادارے میں رہ کر دنیا والوں کو سپر طاقتوں کے ہتھ کنڈوں سے نجات نہیں دلائی، ان کی برتری کو اعتدال پر لانے کے لیے کوئی قابل ذکر کارنامہ انجام نہیں دیا۔ اگر وہ گمنام رہ کر ایسے کارنامے انجام دے سکتا ہے اور جوجو کو پارس کے پاس پہنچا سکتا ہے
तो उसे टेलीपैथी के इल्म को इसी मुस्बत तरीके से काम में लाना चाहिए। वो इस सिलसिले में हर पहलू पर गौर करने लगा। पहला अहम सवाल ये था कि सुपर ताकतों की बर्तरी को ख़त्म करने का अज़्म करने वाला अजनबी खुद कितना ताकतवर है, कैसी जहानत का हामिल है और कितने अहम ज़राए का मालिक है। सुपर ताकतों को इतदाल पर लाने का क्या तरीक़ाकार होगा। उस अजनबी की तंजीम में और कितने काबिल और गैर मामूली सलाहियतों के आदमी मौजूद हैं। उसने जितने भी मंसूबे बनाए हैं वो काबिल अमल हैं भी या नहीं। और एक अंदेशे की बात यह थी कि ये सुपर मास्टर या मास्क मैन की चाल भी हो सकती थी। वो पुरस्रार अजनबी बनकर उसे नेक काम कराने के बहाने गलत काम ले सकते थे। मज़ीद अक़सात सुनने के लिए हमारे चैनल का सब्सक्राइबर बने और साथ ही बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आपको हर आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर करें और हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। ISI और पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। हम फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह एक नई किस्त के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।